अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की खबरें देखते हैं नाज़रीन, अहम खबरें हैं यकीनन, और वो माहौल जो चल रहा है, हम पूरा तकरीबन हफ्ता हो चुका है इसी बारे में आपसे बात कर रहे हैं। जो भारत की जानिब से जारहाना रवैया अख्तियार किया गया है, तो पाकिस्तान का उसमें जो मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के जो जवाब हैं वो अब आपके सामने रोज़ तकरीबन आते हैं। रोज़ाना एक्सप्रेस से शुरू करते हैं। भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ फ़ौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पुलवामा हमले की प्लानिंग मकामी सतह पर हुई। कौमी सलामती कमेटी, जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर पाबंदी का फ़ैसला। भारत सोचे कश्मीरियों के दिल से मौत का डर क्यों ख़त्म हो गया। फ़ौज का तशद्दुद तबाहकुन साबित हो रहा है। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। जमात उद दावा पर पाबंदी से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान होगा, ये तर्जुमान कह रहे हैं जमात उद दावा पाकिस्तान के यहिया मुजाहिद। इस बारे में भी बात करेंगे। माज़रत नाज़रीन, सिराज दुरानी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सिंध असम्बली से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। कौमी असम्बली में हंगामा। सिंध असम्बली का इजलास आज तलब। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। स्पीकर का घेराव, नाराबाजी, गली गली एहतजाज करेंगे। खुर्शीद शाह, नैब हमारे मातहत नहीं। शफकत महमूद, नहीं डरेंगे दुर्रानी। जायदाद खरीदने से कबल सिर्फ 150 रुपये में दस्तावेजात की जांच पड़ताल। ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ। ये एक अच्छी पेशरफ्त है नाज़रीन, आवाम की खिदमत होगी, इससे ज़ाहिर आसानी होगी। महातिर मोहम्मद यौम पाकिस्तान की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। जारी डिग्री केस, वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर एंटी करप्शन अदालत तलब। फवाद चौधरी की हफ्तावार छुट्टी इतवार के बजाय जुमे को करने की खबरों की तरदीद। ये भी बड़े दिनों से खबर चल रही है कि जुमे, जब से सऊदी वली अहद पाकिस्तान से गए उसके बाद से ये इस खबर ने ज़रा ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया है कि जुमे को छुट्टी की जाएगी बजाय इतवार के। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब ने इन अफवाहों को रद्द कर दिया है। नैब बग़ैर दबाव बदउनवान अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, ये कहना है जस्टिस जावेद इकबाल साहब का। और इसके अलावा भी बातें हैं, लेकिन जब हमारी गुफ्तगू होगी हमारे मेहमान से तो उस दौरान हम आपसे बात करेंगे। भारत को जवाब, फ़ौज बाइख्तियार। कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पुलवामा हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। हाफिज़ सईद की तंजीमों पर पाबंदी। इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान से आने वाले दरियाओं का पानी बंद कर देंगे, भारतीय धमकी। भारत ऐसा नहीं कर सकता, पाकिस्तान का जवाब। ये रोज़ाना जंग की खबरें। और भारतीय फ़ौज की समानी सेक्टर के सरहदी इलाकों पर गोलाबारी, लोग घरों में महसूर। टॉप सिक्योरिटी बॉडी स्लैप्स बैन ऑन JUD इट्स चैरिटी विंग। इंडिया फेल्स टू आंसर क्रिटिकल क्वेश्चंस इन यादेव केस। आलमी अदालत में मामला चल रहा है और उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ख़बरें आपके सामने आती हैं। 33 कराची टैक्स पेयर्स अमंग FBR's टॉप 50। और ये भी बड़ी अच्छी एक बात है कराची के हवाले से। ट्रिब्यून, JUD FIF charities banned as government seeks to rout extremism। और रोज़ाना न्यूज़, हिट इंडिया हार्ड इफ इट एक्ट्स, NSC टेल्स आर्मी। तो जनाब ये ख़बरें और एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब हमारे आज के मेहमान तबसरा करेंगे ख़बरों पर और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मी साहब, ये बताइए कि भारत इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान को रोज़ाना किसी न किसी हवाले से धमकियां देता है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है? आज DGI SPR की जानिब से 3 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्किल है और ज़ाहिर है कि वो जो मौजूदा हालात हैं उन्हीं पर बात होगी, तो आप फरमाइए। ये इंडिया में हिंदुओं और मुसलमानों का सिलसिला जो है वो हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि ये कायदे आज़म और गांधी के एक कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अगर तारीख़ में देखा जाए तो ये मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की लड़ाई से ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है। दो बिल्कुल मुतज़ाद एक
मेयार ज़िंदगी हैं, हमारा कुछ और उठना बैठना खाना पीना हत्ता के तदफीन तक हमारा मुख्तलिफ है। और इसी बुनियाद पे कि ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। अब दो मुल्क जैसे अगर अलग हो जाते तो वो ठीक था, लेकिन उसमें बीच में मसला आ गया कश्मीर का। कश्मीर जो था वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका था और ये तय किया था अंग्रेज़ों ने कि जितने भी नवाब हैं वो ये तय कर लें कि उनकी बाउंड्री कहाँ से मिलती है और दूसरी बात ये कि उनकी अक्सरियत किस मज़हब के लोगों की है। अब कश्मीर वाहिद इलाका था जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाका था और उसकी बाउंड्री भी पाकिस्तान से मिलती थी। उसूली तौर पे हर लिहाज से चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर जो थे उस वक्त के जो नवाब थे उन्होंने चाहे कुछ भी तय किया हो, ये पाकिस्तान के साथ शामिल होना था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि अगर नवाब के कहने पे अगर इंडिया कह रहा है कि ये कश्मीर पाकिस्तान के साथ शामिल है तो फिर जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए था, फिर हैदराबाद देखन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुआ और पिछले 70-72 साल से ये सिलसिला चल रहा है और इंडिया की 7 लाख की फ़ौज वहाँ है। और पिछले 30 साल से ख़ासतौर पर 1989 से ये जो तहरीक अब जो है वो कश्मीरियों ने खुद शुरू की है। उनकी 1 लाख के लगभग शहादतें हो चुकी है। और ये अभी पढ़ा रहा था मैं कि भुट्टो साहब जब आए तो उन्होंने हवारी बोमुद्दीन से कहा कि आप कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान का साथ दें। तो हवारी बोमुद्दीन भुट्टो साहब को ले गए, उन्होंने खिड़की खोली, पर्दा हटाया और वो कब्रस्तान दिखाया। बोला देखें हमने आज़ादी हासिल करने के लिए ये कब्रस्तान भर दिया, कश्मीर करारदादों से हासिल नहीं होगा। जिस दिन कश्मीरियों ने इस तरह के कब्रस्तान भर दिए तो उनकी आज़ादी होगी। तो अब वो कश्मीरी जो हैं जिन्हें बुज़दिल कहा जाता था, जिन्हें डरपोक कहा जाता था, वो अपना काम कर चुके हैं। अब भारत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो कश्मीर को अपने साथ रख सके। दुनिया की कहीं इतनी आबादी पे इतनी ज़्यादा फ़ौज नहीं होती। 7 लाख फ़ौज जो है वो हर 7वें 8वें कश्मीरी पे एक फ़ौजी खड़ा हुआ है। हर 10 मीटर के बाद जो है वो इनकी एक चौकी होती है। इसके बावजूद भी अगर कोई केमिकल मवाद अगर वहाँ तक पहुँच गया इन 7 लाख फ़ौज के बावजूद, तो ये इंडिया को खुद सोचना चाहिए। ये पाकिस्तान से नहीं गया, ये इनकी इंडिजिनस मूवमेंट है, ये मकामी तौर पे कश्मीरी है। जिस तरह देखे ना कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे क्यों अलग हुआ कि वहाँ की आबादी हमारे खिलाफ थी। तो जब कश्मीर की आबादी इंडिया के खिलाफ हो गई है तो इंडिया के लिए मुमकिन नहीं है कि कश्मीर को अपने साथ रख सके और ऐसे वाक़यात होते ही रहेंगे। ठीक है, अब ज़रा आते हैं जमात उद दावा और फलाह इंसानियत। ये जो मौक़िफ़ सामने आया है जमात उद दावा के जो तर्जुमान हैं, उनका कहना कि आज़ादी तहरीक आज़ादी कश्मीर को इससे नुकसान पहुँचेगा। आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरे ख़्याल में तो अगर इंटरनेशनल बिरादरी एक बात कर रही है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि आप उनको क्योंकि बहरहाल दहशतगर्दी के इतने इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लग चुके हैं, दिन रात लगते हैं, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भले वो इन्वॉल्व हो ना हो। आप ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान एक मुल्क है, 20 करोड़ की आबादी है, हमें दुनिया में रहना है। और वो अगर कोई NGO है उसके कुछ अपने ख्यालात हैं, अब वो कुछ सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं वो जाने और इंडिया के लोग जाने। वो चूँकि पाकिस्तानियों के साथ कोई गलत नहीं करे, लिहाजा पाकिस्तान की अदालत में इन पर इल्ज़ाम नहीं लग सकता। इनको गिरफ्तारियाँ हाफिज़ मसूद अज़हर और ये हाफिज़ सईद की और जो बात होती थी तो कितने दफ़ा उनको गिरफ्तारियाँ किया, नज़रबंदी की, लेकिन न इंडिया ने सबूत दिए और फिर हमारी अदालतों ने उन्हें छोड़ दिया। तो अब हमें दुनिया में रहना है, इतना ज़्यादा प्रेशर इंडिया डाल रहा है। इंडिया तकरीबन समझें कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का मुल्क है। 70-80 करोड़ की आबादी, 1.25 अरब और 70-80 करोड़ की आबादी जो है वो मिडिल क्लास है, उनकी परचेजिंग पावर है, सारी दुनिया उस मार्केट की तरफ लपक रही है। तो इंडिया की अपने आबादी की वजह से और उनका चूँकि GDP ग्रोथ भी पिछले 10-12 साल से इंडिया मज़ीद बेहतर अंदाज में तरक्की कर रहा है, तो दुनिया का रुझान उस तरफ है। अब देखें ना कि सऊदी अरब के शाह अगर पाकिस्तान आए तो इंडिया गए, हालांकि ये 30-40 साल पहले ये नहीं होता था। जो हमारे दोस्त होते थे वो हमारे दोस्त होते थे, जो उनके दोस्त होते थे वो उनके दोस्त होते थे। रशिया की मिसाल सामने, रशिया की मिसाल है, ईरान जो है वो चाबहार पे इन्होंने उनको दिया हुआ है इंडिया को। पाकिस्तान खुद रशिया से अपने ताल्लुकात हैं, हमारी और उनकी मुश्तरका जंगी मशक़ें होती हैं, हालांकि पहले इसका तसव्वुर भी नहीं था, नहीं किया जाता था। तो अब दुनिया बदल गई है, वो सारे माशी एंगल से देख रही है। तो पाकिस्तान ने थोड़ी इंडिया की असुई के लिए अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे सफारती बहास पे अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए ये ज़रूरी था। तो ये कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे ख्याल है कि इससे कश्मीरियों का भला ही होगा, भला होगा, पाकिस्तान पे प्रेशर कम होगा जो इंडिया डाल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा मौजूदा कानूनी पेचीदियाँ जो पाकिस्तान में चल रही हैं नैब के हवाले से,
नैब ने जो काम किया, जो काम नहीं किया, ये एक दीगर सब्जेक्ट है, इस पे भी बात चाहे तो आप कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त नैब ने जो कार्रवाई की है उसकी टाइमिंग मुझे लगता है मुनासिब इस हवाले से नहीं थी कि एक दफ़ा फिर जो आपकी अपोजिशन है वो उसका अजाब अब आप भुगतें, यानी हुकूमत, आप नहीं हुकूमत। उसमें पहले तो ये कि जिस तरह टैक्स लेना ज़्यादा मुश्किल होता है, हाँ, इसी तरह करप्ट को पकड़ना इससे ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ, तो अब ये करप्ट ऐसे लोग हैं कि जिनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, जो सेनेट में है, सिंध में ये हुकूमत कर रहे हैं, 11वां साल है इनका। अच्छा, मगर अज़मी लेकिन साहब, इसके बावजूद नहीं नैब नहीं जो है, पहले एक बात भाई, आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं, राइट? सही। अब तासुर है ना, ये वो बार बार ये कहते हैं कि जी आप अदालत में साबित करें, अगर जब तक आप साबित नहीं करते, आप ना हमें करप्ट कहें, ना आप हमें चोर डाकू कहें, आप हमें ऐसा कुछ ना कहें, क्योंकि अदालतों ने हम पर कोई ऐसा इल्जाम साबित ही नहीं किया। तासुर का लफ्ज़ आपने है ना? इस्तेमाल किया। तो परसेप्शन, एग्जैक्टली परसेप्शन इनके बारे में ये है कि ये करप्ट है। देखिए, सईद गनी को हमने पहले भी कहा किसी ने पकड़ा, शैला रजा को कोई नहीं पकड़ा, सही है। जो रब्बानी साहब हैं, रजा रब्बानी साहब, कोई उन पे नहीं कहता कि बेईमान है। आपके ताज हैदर जो है उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। इसी तरह दर्जनों लोग हैं। हमने पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, ऐसे ईमानदार लोगों को सामने लाना चाहिए, बल्कि किसी की जेब से, ये हुकूमत पाकिस्तान के नाम से मुस्लिम लीग नून के और आपके जो पीपल्स पार्टी के ईमानदार लोग हैं, इनकी तस्वीर अखबार में शाया करने के ईमानदार लोग हैं। और ये एक लिहाज से उनके ख़ानदान के लिए, उनकी आने वाली नस्लों के लिए सर्टिफिकेट होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब हमारी हुकूमत थी, जब इल्ज़ामात की भरमार थी, नैब एक्टिव था, तो हमें यह सर्टिफिकेट दिया गया कि हम ईमानदार हैं। तो फिर ईमानदार और बेईमान के बीच में एक लकीर खींचनी चाहिए। एक तरफ ये थोड़ा सा नैब भी अपने लिहाज से, जो देखें आसिफ जरदारी साहब की कब से गिरफ्तारी का हम सुन रहे हैं, अब उनको नहीं करे, वो थोड़ी उन्होंने ताख़िर कर दी। और दूसरा जो है वो इसको सियासतदान मिसयूज़ करते हैं। या तो हम तय कर लें कि जो सियासतदान होगा, जो अवामी नुमाइंदा होगा, उसको लूट मार की छूट होगी, और उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो असम्बली में आएंगे। पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लोग वाज़े तौर पर समझ रहे हैं कि इसमें हुकूमत का लेना देना कोई नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इन्होंने उनके चेयरमैन का तकर्रुर किया था, इन्होंने सारे कवानीन बनाए हैं, चपड़ासी से लेके चेयरमैन तक इन्होंने तकर्रुर किया है सारे। अब जिसको ये सियाह कानून कह रहे हैं, काला कानून कह रहे हैं, भाई आपकी 10 साल तक आप दोनों हुकूमत आप खत्म करते उसको। सही बात है, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने फिजा एक बात करनी थी। फरमाइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया का सारी उम्र का मसला है, सारी उम्र से ना ये आज़ाद हुआ ना आज़ाद होगा, क्यों ना ये मिलके फैसला कर ले भी, इंडिया भी आज़ाद कश्मीर को छोड़ दे, पाकिस्तान भी छोड़ दे, आज़ाद कश्मीर अपनी आज़ाद जिंदगी गुजारे। ठीक है, निकल जाए दोनों, वो आज़ाद कश्मीर अपनी मर्जी से अपनी उससे जिए, अपनी हुकूमत हो, अपना हो। ये क्यों बिला वजह का हम पाकिस्तान में शामिल हो, पाकिस्तान में नहीं हो करने देते, ना कि वो मरे तो ना इतने कत्ल गारत रोज कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में बात कर लेंगे ब्रेक के बाद। वापस आते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कॉलर जो बात कर रही थी उस पर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ेंगे और अज़मी साहब से पूछ लेते हैं। मैं इस पर थोड़ी सी बातें कर सकती हूँ कि पाकिस्तान का अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो ये है कि जो कश्मीरी अपने हवाले से फ़ैसला करें वही फ़ैसला जो है वो अटल फ़ैसला समझा जाए, लेकिन भारत इस तरह के हर काम से दूर भागता है। फरमाइए। खातून ने ये कहा कि पाकिस्तान जो के पास जो कश्मीर जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और एक मकबूजा कश्मीर है, तो उनको आज़ादी दे दी जाए। ये थर्ड ऑप्शन की बात बड़े अरसे से ये जारी थी और ख़ास तौर पे ये सिलसिला आगे बढ़ा था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। बड़ा काम आगे बढ़ा था कि यहाँ यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस हों, दोनों इंडिया और पाकिस्तान जो वो आना जाना करें और दोनों मिल के वहाँ की खारिजा और दिफा मामला चलाएँ, बल्दियात और तालीम और जो सेहत के मामला थे वहाँ मुकामी लोगों के हवाले कर दिए जाएँ। ये बड़ी हद तक बात आगे बढ़ी थी, लेकिन फिर वो आगरा भी गए थे, लेकिन आगरा में जब सन 2001 में परवेज़ मुशर्रफ और जिस तरह उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया एग्रीमेंट पे, तो उसके बाद से फिर जितनी भी मुशर्रफ की कोशिशें थी वो सब बेकार हो गई।
तो इस पे भी एक थर्ड ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये है कि जब आज़ादी मिली थी 47 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसके तहत ये था कि कोई भी मुल्क जो है वो ये तो इंडिया के साथ शामिल होगा या पाकिस्तान के साथ। इसी तरह जैसे कि हमने पहले कहा कि हैदराबाद दिक्कत में भी कहा था कि हमें आज़ाद रहना है, तो वो चूँकि इंडिपेंडेंस एक्ट और वो जो आज़ादी का नज़रिया था ये उसके ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद भी दोनों ममालिक और पाकिस्तान किसी हद तक तैयार है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। हालांकि पाकिस्तान की माशी और सियासी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से वो चलते हैं, उनकी तदफीन पाकिस्तान के झंडे में होती है और उनका नारा होता है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इन तमाम तर हमारे बुरे हालात के बावजूद, माशी और सियासी के बावजूद, अगर कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान की हॉकी की टीम जीतती है या क्रिकेट की टीम जीतती है तो वो खुशियां मनाते हैं, सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि इंडिया के दूसरे इलाकों में, और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है। तो इसका मतलब है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका बेहतरीन तजवीज़ और हल तो यही है कि जो खुद कश्मीरी चाहें भैया, कश्मीरी जो चाहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें वापस आते हैं उसी सवाल की जानिब जो मैं आपसे कर रही थी। नैब की आपने बात की, मुझे ये लग रहा है अज़मी साहब कि नैब सही है, जिस रफ्तार से अपना काम कर रहा है उसे करना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता जितने भी हम केसेस देख रहे हैं हो रहा यही है कि नैब बड़े धूम धड़क्के से गिरफ्तारियाँ तो करता है, फिर जाके अदालती लेवल पर वो जान ही नहीं रहती मुकदमात में। तो जो कैपेसिटी का फुकदान हम नैब की लेवल पे देखते हैं उसके लिए हुकूमत को भी कुछ करना और सोचना चाहिए, और जो नैब के सरबराह हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब ऑनरेबल, उनको भी मेरा ख्याल है कुछ गौर फिक्र की ज़रूरत है। फरमाइए। इसमें देखिए पहली बात तो ये कि वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। किसी ने चोरी की, डकैती की, कत्ल किया, आप उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होता है, लेकिन जो चोर होता है ना वो क्या करता है कि जब करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा होता है ना, तो वो अच्छे से अच्छे कानूनदान, अच्छे से अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे से अच्छे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की खिदमत हासिल करता है कि मैं किस तरह बच सकता हूँ ना, किस तरह ये मेरा पैसा जो है वो बच सकता है। तो एक तो ये कि उसको साबित करना मुश्किल है, फिर हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा कि एक तरफ सियासतदानों की गिरफ्तारी हो रही है, एक तरफ अनवर मजीद हैं, डॉक्टर आसिम हैं और आपके हुसैन लवाई जैसे लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियों पर तो इतना हंगामा नहीं होता। उससे अयान मजीद गिरफ्तार हो गए, किसी ने शोर शराबा नहीं किया, सारी कार्रवाई कानूनी तौर पे पीपल्स पार्टी करती रही और लतीफ़ खोसा साहब को भेजा और उनको उन्होंने बेल करवाई। लेकिन जब सियासतदान की गिरफ्तारी होती है, सियासतदान की गिरफ्तारी होती है, चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे शहबाज शरीफ की हो, और अब ये जो स्पीकर है सिंध असेंबली के उनकी गिरफ्तारी हो, दुरानी साहब की, तो ये लोग बड़ा शोर शराबा करते हैं, हंगामा। इनकी एक यूनियन बनी हुई है, वो ये असम्बली को जो है वो उसको यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़ करते हैं। इनको सबको पता है कि नैब एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, इसके बावजूद भी हुकूमत पे वो अटैक कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हुकूमत पे अटैक कर रहे हैं। तो कहीं कहीं हम मानते हैं कि नैब की भी कोई खामियां होंगी, उन्होंने भी एडवेंचर किया होगा। वो दुरानी साहब को भी कराची में गिरफ्तार कर सकते थे, उनके घर पे जाना था और ख़वातीन थी, तो दुरानी साहब की मौजूदगी में सब कुछ होता तो कुछ भी ना होता। सही है, तो वो है, लेकिन उनके साथ ख़वातीन थी। लेकिन वो कहा जा रहा है कि ख़वातीन के लिए भी नैब के पास वारंट थे और वो है, 3 ख़वातीन थी, वारंट थे, उन्होंने सारा काम लीगल किया है, कोई काम इलीगल नहीं किया। सारा मसला है कि ये सियासतदान हैं, मिले हुए हैं, इनकी हुकूमत एक सूबे में पॉपुलरिटी है, दोनों पार्टियों ने अच्छे खासे वोट लिए, 1.5-2 करोड़ वोट। जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोलो, मॉडल कॉलोनी कराची। फरमाइए रियाज साहब। बात यह कि जो नैब जो सियासी लोगों को अरेस्ट कर रही है, तो बात यह है कि कुछ तो दाल में काला है जो इन्हें अरेस्ट कर रही है, और बिला तफरीक इन्हें नैब को चाहिए कि ये इन्हें गिरफ्तार करें, और जिन लोगों ने भी पैसे खाए हैं इनसे पैसे वापस होने चाहिए, और बिला तफरीक कोई भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा वापस आएगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा और तरक्की होगी। ये हमारी पूरे मुल्क के हमारी आवाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रियाज साहब। अच्छा, अब आपने जो बात की उसी को थोड़ा सा मैं इस तरह से पूछना चाहूँगी इब्राहिम अज़मी साहब से कि अज़मी साहब आपने खुद ही फरमाया कि मुश्किल लगता है कि पैसे की वापसी वगैरह हो पाए, लेकिन आपका क्या ख्याल है अपोजिशन का इस वक्त जो रवैया है असेंबली की लेवल पे, नेशनल असेंबली ख़ास तौर पे कार्रवाई वो नहीं चलने देते,
ये भी कोई बेहतर रवैया है क्या है? इस पे बात करते हैं, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं मैडम? अल्लाह। मैडम आगा सिराज दुरानी के बारे में बड़ा किया जा रहा नहीं है। कुछ अरसे पहले ना एक खबर चली थी, शायद आप लोग की नजरों से गुजरी होगी, कि उनके फार्म हाउस से 200 किलो सोना। हाँ पता नहीं, वो सही। नहीं नहीं, एक बात बताओ, जो मेरे एक लेमैन जैसे को पता है, सही है ना? चलिए हम मानते नहीं कि लोगों कुछ भी करप्शन नहीं किया, ठीक है, मगर एक चीज बताइए कि उनके इतने सासे कैसे बन गए? ये तो जवाब दे सकते हैं ना। अगर कोई मुझसे चलिए बोलते नहीं कि मैंने करप्शन, मगर मैं जवाब तो दे सकता हूँ ना, मैंने इतने सासे बनाए कैसे? मैडम आपका सवाल बड़ा अहम भी है और पर्टिनेंट भी है, इसका हाँ जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जल्दी जल्दी 2-3 बातें कर लेते हैं, फिर अज़मी साहब से सवाल करेंगे जो भी हमारे कॉलर ने किया था। 7th एडिशन ऑफ LLF कमेंसेस टुडे। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ आज हो रहा है। जो लोग लिटरेचर में दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर जाएँ, पूरा शेड्यूल अखबारों में छपा हुआ है। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर ये कि कराची रैंक्स 4th इन रोड एक्सीडेंट डेथ्स इन वर्ल्ड। दुनिया में 4थे नंबर पर कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसकी बड़ी वजूहात में जो कहा गया कि शामिल हैं अवामिल, ड्राइविंग और राइडर्स जो हैं ओवर स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ नॉट वेयरिंग हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स। इसके अलावा एक अच्छी खबर है अज़मी साहब, वो ये है कि 33 कराची के टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो FBR की टॉप 50 टैक्स पेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं। 150 की लिस्ट है, लेकिन पहले 50 नंबर पे, और इसमें 3 कैटेगरीज थी, इंडिविजुअल कैटेगरी, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनियां। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस नंबर में, यानी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं इंडिविजुअल्स की लिस्ट में, और 2 ख़वातीन ऐसी हैं, पहले नंबर पे भी खातून हैं और टॉप 10 में 2 ख़वातीन शामिल हैं। तो ये इसका मतलब है कि ख़वातीन ज़्यादा जिम्मेदार शहरी के तौर पे सामने आती है। अच्छा, मेरा जो सवाल था, जो कॉलर ने भी बात की थी कल, ये बात मैंने ऑन एयर भी की थी अज़मी साहब, कि जब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्तें आती हैं, नॉमिनेशन फाइल हो रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, उस वक्त जो फॉर्म के अंदर असासों की तफसीलात होती हैं, अभी जब ये सिलसिला हुआ था गुज़िश्ता साल जब इंतखाबात के वक्त, तो जो वैल्यूज़ आ रही थी कि बिलावल हाउस 24 लाख का या 33 लाख का, तो ये और वो, उस लेवल पर, उस स्टेज पर कवानीन का मौसर इतलाक़ क्यों नहीं होता कि वहीं पे सबकी छांटी हो जाए? असल इस पर पहले भी हमने बात की थी जब इलेक्शन हो रहे थे, कि इसमें जो दिन होते हैं वो 1 या 2 दिन होते हैं, ज़्यादा 3 दिन देते हैं स्क्रूटनी के लिए। इसमें ज़्यादा वक्त दिया जाना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि दोनों कॉलर्स ने यही कहा कि जो दुरानी साहब की गिरफ्तारी है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और आपने भी वक्फे में कहा कि इनसे पैसे निकलवाने चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा तो ये सब कुछ इनकी गिरफ्तारियाँ बेकार हैं, लेकिन दुनिया की तारीख बताती है कि जब लोग गिरफ्तार हुए तो उन्होंने पैसा दिया है। अब देखें ना, मलिक रियाज चले गए लेकिन उन्होंने भी पैसा दिया है, देने का वादा किया है। आप देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ भी कुछ देने के लिए तैयार हैं, और जिस अंदाज से इनके साथ जो ज़मानतें हो रही हैं और जो इनकी डील हो रही है, लग रहा है कि डील है, ये ढील है, तो इसका मतलब है कि ये लोग पैसे देंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल आप और ऐड कर लीजिए। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हमने ये देखा था कि नैब प्ली बार्गेन वाला जो शिक थी वो उसी पे ज़्यादा फोकस रखे होती थी, लेकिन उस वक्त भी नैब पर ये इल्ज़ामात या एतराज़ात आते थे कि ये कौन सा तरीक़ा है कि एक आदमी ने गलत काम किए, सज़ा वज़ा कोई मत दो, उसे को पैसे दे दे और छूट जाए। वहाँ पे भी मुश्किल हो रही हुई थी नैब के लिए। पहले जो प्ली बार्गेन कानून था वो ये था कि आप पैसे दे के छूट जाए, लेकिन फिर लगा कि इसमें कोई ज्यादती हो रही है। जैसे एडमिरल मंसूर रखा था, करोड़ों अरबों रुपए खा गए और 25% दे के अब चले गए, वो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी वाली। तो फिर ये कहा गया कि अब ये आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कोई असेंबली की पार्लियामेंट में आने के लिए, और दूसरे के किसी बैंक से लोन नहीं ले सकेगा, और ये भी होगा कि ये अब करप्ट है, उसने अपना जुर्म कबूल किया है, वो एक लिहाज से मुजरिम गर्दाना जाएगा। तो ये बाद में अमेंडमेंट हुई, जैसे कि हमने कहा था कि शर्मिला फारूकी जो थी वो पहले वाले कवानीन से उनको रिलीफ मिल गया, और जब उस पर अमेंडमेंट आई तो उन्होंने कहा कि जी मेरा मामला तो तय हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, कहते हैं कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि आग लगी हुई है। अगर आपको कोई गिरफ्तारी किया जा रहा है, आप नैब के रडार पे आ गए हो, तो इसका मतलब है कि आप
अब अफसोस की बात यह है कि उनके साथी उसकी हिमायत करते हैं। बिल्कुल ठीक, उनको पता होता है कि ये करप्ट है, इसके बावजूद भी। चले ठीक है। अगली साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। नाज़रीन आपका शुक्रिया, दिलचस्पी ली आपने प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।